Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Hope you all are fine. This is Anam Sabha working as a lecturer in Department of Psychology, Institute of Southern Punjab, Multan. This is our 13th lecture of 13 week. Subject Statistics, Department Psychology, Class BA Psychology, Regular Semester 2nd. So today we discuss about laws of probability. There are three laws of probability: additional law of probability, multiplication law of probability and binomial law of probability. लास्ट लेक्चर में हमने प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग डिस्कस किया था, तो आज हमने उसके कुछ लॉज डिस्कस करने हैं. फर्स्टली वी डिस्कस अबाउट एडिशनल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी. If one event excludes the possibility of occurrences of the other specified event of the the events are called mutually exclusive. यानी कि इसमें सिंपल हम इस तरह से देखते हैं कि जब एक इवेंट यानी कि एक आउटकम हमारे पास आती है, तो उसकी जो सेकंड अक्रेंसेस होती है उसकी पॉसिबिलिटी हमारे पास क्या हो जाती है, कम हो जाती है. फर्दर वी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स. फर्स्ट एग्जांपल, गेटिंग हेड एक्सक्लूड्स द पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल इन कॉइन फ्लिप. यानी कि लेट्स सपोज हमने क्या किया, एक कॉइन को टॉस किया है. जब हमने एक कॉइन को टॉस किया है तो उसमें क्या होता है, अगर तो हमारे पास हेड आया है तो क्या होता है, पॉसिबिलिटी हमारे पास लॉस हो जाती है टेल की, कि वो क्या करता है, उसकी पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि वो हेड आ चुका है. इसी तरह से अगर हमने अगेन कॉइन टॉस किया है तो टेल आ गया है, तो फिर हमारे पास कौन सी पॉसिबिलिटी खत्म हो जाती है, हेड की. तो एक्सक्लूड क्या कर देता है, हेड को. यानी कि दोनों में से जाहिर बात है टॉस में एक चीज ही आएगी, या तो वो हेड आएगा या क्या आएगा, टेल आएगा. तो इसी तरह से एक की occurrences से जब दूसरी की पॉसिबिलिटी कम हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, एडिशनल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी. नेक्स्ट एग्जांपल इज birth of a male child excludes the possibility of birth of a female. यानी कि लेट्स सपोज अगर किसी की क्या हुई है, बेबी बर्थ की है बेबी ने, तो क्या हुआ है, बेबी मेल चाइल्ड अगर वो है तो पॉसिबिलिटी किस चीज की कम हो जाएगी, फीमेल की. इसी तरह से अगर वो फीमेल चाइल्ड है तो पॉसिबिलिटी किस चीज की कम हो जाएगी, मेल की. These mutually exclusive events follow the additional law of probability. तो additional law of probability basically किस चीज को फॉलो करता है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स को फॉलो करता है. इफ द नंबर ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स आर n and p1 is the individual probability, then we say that total probability p equal to p1 plus p2 plus p3 and at the end plus pn equal to 1. तो इसको फार्मूला हम इस तरह से इसकी क्वेश्चन लिखेंगे, P ब्रैकेट्स में A और B. A और B को हम A यूनियन B का नाम भी दे सकते हैं, इक्वल टू पी ए प्लस पी बी. सिंपली हम इसको फर्दर एक्सप्लेन करते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल. लेट्स सपोज हमने क्या किया है, एक रोल डाइस की है, ठीक है. उसके अलावा हमने क्या किया, जब हमने क्या किया, पेयर ऑफ रोल को अगर हम डाइस करें, सॉरी, अगर डाइस को, अगर टू डाइस को हम क्या करें, रोल करें, रोलिंग की है हमने उसकी, तो उसमें ये होता है कि हमारे पास चांसेस क्या होते हैं कि हमारे पास टोटल अगर हम एक डाइस पे देखें 1 to 6 नंबर्स होते हैं. तो अगर तो हमारे पास आया है 2, तो पॉसिबिलिटी कम हो जाती है अदर्स जितने भी नंबर्स हैं उनके आने के, अक्रेंसेस के. इसी तरह से अगर हमने अगेन से रोल किया है डाइस को, तो उस पे क्या होता है, अगर वो आया है हमारे पास 5 नंबर आया है, तब हमारे पास अदर जितनी भी आउटकम्स होंगी उनकी पॉसिबिलिटीज क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी. तो इसी तरह कहते हैं कि जब हम एक पेयर ऑफ डाइस को रोल करेंगे तो उसकी पॉसिबिलिटी उसी के अकॉर्डिंग होगी. अब यहाँ पे अगर हम ये देखें, लेट्स सपोज यहाँ पे हमने क्या किया, डाइस को रोल किया, अगर वो पेयर में था तो एक में हमारे पास क्या आया, 2 आया है, और सेकंड में क्या आया, 5 आया है. तो 2 क्या है, हमारे पास टोटल आउटकम्स कितनी थी, 6 थी, जिसमें से हमारे पास ये हमारे पास n है, और P1 की हमारे पास क्या वैल्यू आई है, या A अगर हम इसको कहें तो हमारे पास क्या वैल्यू आई है, 1. यानी कि 6 आउटकम्स में से जो हमारे पास है, जो हमने गेन की है, वो क्या है, 2. सेम इसी तरह से अगेन से हमने जब डाइस को रोल किया है तब हमारे पास क्या आया है, 5 आया है. तो इसको हम क्या कहेंगे कि 6 आउटकम्स में से हमारे क्या आया है, एक आउटकम 5 आ गई है, जो बाकी की जितनी भी थी आउटकम्स वो क्या हो गई है, एक्सक्लूड हो गई है, उनके जो अक्रेंसेस के चांसेस है वो कम हो गए हैं. तो फार्मूले में हम पुट करेंगे ए और बी. तो ए की हमारे पास वैल्यू थी 2, और सॉरी हमारे पास 2 वैल्यू आई थी, और जो बी की वैल्यू थी वो हमारे पास क्या थी, 5 थी. तो इसी तरह से हमने क्या किया है, इक्वल टू, क्योंकि ये एडिशनल लॉ है तो हमारे पास यहाँ पे क्या था फार्मूला, देखें,
पी ए प्लस पी बी, तो हम पहले क्या करेंगे, पी ए की वैल्यू लिखेंगे, पी ए की हमारे पास वैल्यू थी 1/6। सेम इसी तरह से पी बी की हमारे पास वैल्यू थी 1/6। यहाँ पे जब हमने वैल्यूज लिख दी है उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। 6 इसमें से हमने कॉमन ले लिए और 1 को 1 के साथ जब हमने ऐड किया 1 में, तो हमारे पास क्या है, 2/6। 2/6 को जब हमने फर्दर डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ जाता है 1/3। सेम इसी तरह से हमारे पास एक और एग्जांपल है। हमारे पास अगर 52 कार्ड्स है, ठीक है, उसमें से हमने क्या किया है, उन कार्ड में से जब हमने चूज किया है तो हमारे पास पी एसेस ऑफ एनी कलर, तो हमने क्या किया, रेड कलर भी देखते हैं, उसमें से हम कोइन भी देखते हैं, जैक भी देखते हैं। तो जब हमने उनमें से देखा था या उनमें से हमने कोई कार्ड चूज किया है, तो अगर हम लेट्स सपोज हमारे पास जो वैल्यू है पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी प्लस पी डी, तो हमने जितने भी कार्ड चूज किए हैं तो बाकी की जो हमारी पॉसिबिलिटीज हैं वो क्या हो जाती हैं, कम हो जाती हैं। जब वो पॉसिबिलिटीज कम हो जाएंगी तो उसी के अकॉर्डिंग हमने क्या करना है, अपनी इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो ये हमारे पास पी ए की वैल्यू क्या आती है, 1/52। सेम इसी तरह से हमारे पास पी बी की वैल्यू भी 1/52, क्योंकि बाकी जो जितने भी कार्ड से 51 उनकी occurrences के चांसेस हमारे पास क्या थे, कम हो गए थे। सेम इसी तरह से 1/52 प्लस 1/52, यहाँ पे भी हमने अगेन से क्या किया, 52 को कॉमन ले लिए। जब हम 1 को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 4/52। फर्दर इसको जब हमने डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ जाता है 1/30। Next rule is multiplication law of probability or multiplication rules of probability. It is applied when two or more events are occurring together but they are independent of each other. Here is in case of selection, when we choose two or more than two values, we use multiplication law. For example, two balls, two cars, two persons, etc. It is applicable in all cases when events are independent or when events are dependent. If the number of events are n and p1 is the individual probability, then total probability p equal to p1 steric, p2 steric, and at the end steric pn. So the formula is p in bracket a and b, इसको हम a intersection b भी कहते हैं, equal to p a और steric p b। तो क्योंकि ये मल्टीप्लिकेटिव रूल है तो इसके लिए हम क्या करते हैं, स्टेरिक यूज करते हैं, यानी कि इसको हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है वैल्यूज को। तो यहाँ पे वो ये कहता है कि लेट सपोज, जैसे कि हमने एडिशनल लॉ में बात की थी, उसमें हमने क्या किया था, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव को वो फॉलो करता है। लेकिन जब हम मल्टीप्लिकेशन रूल लॉ की बात करते हैं तो ये क्या करते हैं, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट इवेंट्स को फॉलो करते हैं। तो इसमें ये होते हैं कि जब हमने एक से ज्यादा चीजों में से सिलेक्शन करनी होती है, देन हम क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन लॉ यूज करते हैं। इसकी यहाँ पे अगर हम एग्जांपल देखें, सेम उसी तरह से हमने क्या किया, डाइस को थ्रो किया है। लेट्स सपोज वी हैव टू डाइस, तो हमने उसको क्या किया, जब रोल किया है तो हमारे पास फर्स्ट टाई पे आया है 2 एंड सेकंड पे हमारे पास आया है 5। तो बाकी हमारे जितने भी हमारे पास जो आउटकम्स होंगे उनके जो हमारे पास चांसेस होते हैं वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। सेम उसी तरह से ही हमने क्या किया है, ए की वैल्यू यहाँ पे पुट की है एंड देन यहाँ पे हमने क्या किया है, बी की वैल्यू पुट की है। ए इंटरसेक्शन बी था, इक्वल टू ए पी ए स्टेरिक पी बी। पी ए पे हमने क्या किया, 1/6 उसकी वैल्यू पुट कर दी एंड देन पी बी पे भी हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी है। क्योंकि ये जो हमारे पास रूल है ये कौन सा है, मल्टीप्लिकेटिव रूल है। तो इसमें हमने क्या किए, 6 को 6 के साथ मल्टीप्लाई किया और 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास जो आंसर आता है वो 1/36 आएगा। नेक्स्ट टॉपिक इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इज द प्रोबेबिलिटी दैट एन इवेंट विल अकर गिवन द दैट अनदर हैज ऑलरेडी अकर्ड। यानी कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या होता है, सम कंडीशंस होती हैं हमारे पास कि अगर हमारी एक प्रोबेबिलिटी, लेट्स सपोज हमारे पास एक अगर चीज के occurrences हो गई है तो हमारे पास चांसेस होते हैं या प्रोबेबिलिटी होती है कि सेकंड के हो। लेट्स सपोज इसके हम इस तरह से भी कह सकते हैं, वी हैव मैनी कलर्स। ठीक है, अगर हमारे पास बहुत सारे कलर्स हो तो उसमें से हमने क्या करना है, चूज करने हैं। और वो कलर्स इस टाइप के भी हैं कि अगर हमारे पास उनमें से कुछ कलर्स ऐसे भी हैं जो 2 टाइम्स आ जाते हैं। लाइक अगर हम रेड की बात करें तो हमारे पास 2 रेड कलर्स हैं, 2 हमारे पास व्हाइट है, 2 ब्लैक है। तो इस तरह से हमारे पास क्या है, ह्यूज अमाउंट ऑफ कलर्स है। तो उसमें से हमने क्या किया, चूज करने हैं। तो हमने क्या किया, कंडीशन यहाँ पे हमारे पास होती है कि हमने क्या किया, फर्स्ट जब हमने चूज किया है तो लेट्स सपोज अगर वो रेड था तो जरूरी नहीं है कि हमारे पास जो हमने सेकंड चूज किया वो कोई और हो।
तो ये भी हो सकता है कि जो हमने सेकंड चूज़ किया वो भी हमारे पास कौन-सा कलर आ गया, रेड कलर आ गया। तो यहाँ पे क्या होता है कि ऐसे ही हमारे पास पॉसिबिलिटी होती है कि एक चीज़ जो ऑलरेडी हैपन है वो सेकंड टाइम पे भी हो सकती है। इसी तरह से इसकी एग्ज़ाम्पल अगर हम एक कॉइन से लें, अगर हमने एक कॉइन टॉस की है, तो अगर वो फर्स्ट टाइम पे हेड आ रहा है, तो ये भी तो हो सकता है कि अगर हम सेकंड टाइम कॉइन टॉस करें, वो फिर भी क्या आए, हेड ही आए। सेम इसी तरह से अगर हम एक डाइस की एग्ज़ाम्पल लें, तो हमने क्या किया, एक डाइस को रोल किए, अगर वो फर्स्ट टाइम हमें 6 दे रहा है, तो हमारे पास ये भी पॉसिबिलिटी है, ये भी इसमें कंडीशन आ सकती है कि वो सेकंड टाइम भी हमें क्या करे, 6 वैल्यू ही दे। If A and B are two events, then probability of A given that B has already occurred will be P A/B equal to P A and B ओवर पी बी। तो ये इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। इसके अलावा हम इसको यूँ भी कर सकते हैं, पी बी ओवर ए इक्वल टू पी ब्रैकेट ए एंड बी ओवर पी ए। यानी कि हम इसको बी के साथ भी देख सकते हैं और फर्दर हम इसको ए के साथ भी दे सकते हैं, कि इस तरह से भी हो सकता है कि जो वैल्यू ऑलरेडी ए में गिवन है वो बी में भी हो सकती है, जो ऑलरेडी बी में गिवन है वो ए में भी हो सकती है। फर्दर इसकी हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल, टू कॉइन्स आर टॉस्ड. What is a conditional probability that two heads result given that there is at least one head? तो यहाँ पे वो क्या कह रहा है, अगर हमने क्या किया, दो कॉइन को टॉस किया है, तो हमारी यहाँ पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होगी, टू हेड्स रिजल्ट्स गिवन दैट देयर इज एटलीस्ट वन हेड। तो हमारे पास टू हेड रिजल्ट्स में इस तरह से भी हो सकता है कि हमारे पास जो हमारा रिजल्ट आए वो एटलीस्ट वन हमारे पास क्या होना चाहिए, हेड होना चाहिए। तो इसमें यहाँ पे उसने फर्स्ट बात की थी हमारे पास टू हेड रिजल्ट्स की, एंड सेकेंड उसने बात की थी एटलीस्ट वन हेड। तो इसलिए हम क्या करते हैं, द सैंपल एज फार दिस एक्सपेरिमेंट इज, हमारे पास क्योंकि टू कॉइन्स थे, जब हमने उसको टू को टू के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास टोटल जो आउटकम्स आएंगी वो कितनी आएंगी, फोर आउटकम्स आएंगी। सैंपल हमारे पास अब क्या हो गए हैं, हेड हेड, हेड टेल, यानी कि वो हेड हेड भी हो सकता है, हेड टेल भी हो सकता है, टेल हेड भी हो सकता है, एंड टेल टेल भी हो सकता है। लेट ए रिप्रेजेंट द इवेंट दैट टू हेड्स अपेयर, यानी कि ए हमें ये रिप्रेजेंट करे कि हमारे पास क्या आए हैं, टू हेड्स आए हैं। यहाँ पे जैसे कि हमने बात की थी दैट टू हेड्स रिजल्ट्स, एंड बी द इवेंट दैट देयर इज एटलीस्ट वन हेड, और बी हमारे पास क्या हो, एटलीस्ट वन हेड हो, देन वी नीड पी ए ओवर बी। सिंस ए इक्वल टू हेड हेड, क्योंकि ए के पास हमारे पास क्या था, टू हेड्स अपेयर हो, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो एच एच हमारे पास किस में आता है, फर्स्ट हमारा जो आउटकम है, यानी कि फर्स्ट हमारा जो सबसेट है उसमें हमारे पास क्या आया है, यही आया है, टू हेड्स है हमारे पास। इसी तरह से हमारे पास उसने क्या किया था, और तो हमारे पास कोई टू हेड्स नहीं है, तो ए की जो वैल्यू है सिर्फ हमारे पास यही ही आएगी। इसी तरह से जब हम बी की बात करते हैं तो उसमें था एटलीस्ट वन हेड। तो अब देखिए यहाँ पे भी है हेड, अगर हम सेकंड में देखें तो यहाँ पे भी हेड गिवन है, थर्ड में सबसेट में देखें तो इसमें भी हेड गिवन है, फोर्थ में हेड नहीं है। तो इसीलिए हमारे पास जो बी की वैल्यूज आई हैं वो थ्री सबसेट आए हैं। फर्स्ट हमारे पास हेड हेड है, हेड टेल एंड टेल हेड। देन हम क्या करते हैं, अब देखिए ए की भी हमारे पास वैल्यू आ गई, बी की भी वैल्यू आ गई। अब हमने क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी करना है। जब हम ये जैसे कि आप सब जानते होंगे, जब हम इंटरसेक्शन करते हैं तो इंटरसेक्शन में हम वो वैल्यू लेते हैं जो बोथ हमारे पास जो होती हैं सेट होते हैं उनमें गिवन होती हैं। अब देखिए ए में अगर हम देखें तो एच एच हमारे पास है, इसी तरह से जब हम बी में देखें तो उसमें भी हमारे पास एच एच गिवन है। तो इस तरह से ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास क्या बनेगा, हेड हेड, ये हमारे पास ए की वैल्यू आएगी। जब हम इसको फार्मूला में पुट करेंगे तो हम देखेंगे पी ए इक्वल टू वन ओवर फोर। अब यहाँ पे वन ओवर फोर क्या है, वन है हमारे पास, कि जो हमारे पास इसकी ए की वैल्यू आई थी या जो हमने सबसेट चूज किया था वो सिर्फ कितना था, एक था, और टोटल जो हमारी आउटकम्स थी एन हमारे पास जो था वो कितनी थी, फोर थी। तो इसीलिए हमने इसको क्या कर दिया, वन ओवर फोर कर दिया। सेम इसी तरह से जब हम पी बी हमने देखा तो पी बी में हमारे पास जो सबसेट थे कितने थे, थ्री थे, और जो टोटल आउटकम्स थी वो हमारे पास फोर थी। तो इसलिए हमने क्या कर दिया, थ्री ओवर फोर कर दिया। अब यहाँ पे पी ए इंटरसेक्शन बी की जब हम बात करते हैं इक्वल टू वन ओवर फोर आएगा। वो वन ओवर फोर किस तरह आएगा कि हमारे पास देखें, क्योंकि हेड हेड था, यहाँ पे भी हेड हेड था, तो ये दोनों मैच करते थे एक दूसरे से, वन ओवर फोर आ गया। अगर हम इसको यू लिख दें, यहाँ पे हम वन ओवर फोर लिखें, यहाँ पे क्या लिखेंगे, वन ओवर फोर, यहाँ पे लिखेंगे टू ओवर फोर, और यहाँ पे हम लिखेंगे थ्री ओवर फोर। तो इस तरह से जब हम देखेंगे तो देखिए इसमें भी वन ओवर फोर फाइंड किया है हमने, और इसमें से भी हमने वन ओवर फोर इसमें
ऑलरेडी अकर है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, दोनों में से 1/4 ले लेंगे। तो इसी तरह से जब हमने इसको फार्मूला में पुट किया, फर्दर जब हमने इसका प्रोसेस किया है, पी इन ए इंटरसेक्शन बी ओवर पी बी की है जब इसको हमने, तो पी ए इंटरसेक्शन बी की हमारे पास वैल्यू थी 1/4, वो हमने पुट कर दी है, और पी बी की हमारे पास वैल्यू थी 3/4, वो पुट कर दी है। जब हमने इसको फर्दर डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ जाता है 1/4। तो यहाँ पे हमारी एग्जाम्पल ये कंप्लीट होती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है, नो टू केसेस अराइजेस वेदर दे इवेंट आर इंडिपेंडेंट आर डिपेंडेंट। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, इवेंट ये देखना है कि वो डिपेंडेंट भी हो सकता है और इवेंट इंडिपेंडेंट भी हो सकता है। The event are said to be independent only when the occurrences of one event does not change the probability of occurrence of any other event with it। अब यहाँ पे इंडिपेंडेंट, जैसे कि आप सब जानते हैं, इंडिपेंडेंट हमारा वो होता है when A does not affect B, यानी कि जब हमारे पास A कोई इफेक्ट नहीं करता B पे, उसमें उसका जो चेंज होता है वो इंडिपेंडेंटली होता है, कोई भी एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहा होता। अब इसकी एग्जांपल आप इस तरह से देख लें, लेट्स सपोज अगर आप लोगों का रिजल्ट आया है, रोल नंबर 17 अगर आपकी क्लास में से पास हो गए हैं और रोल नंबर आपका जो 19 था वो ड्रॉप हो गए, तो रोल नंबर 17 का रोल नंबर 19 के साथ कोई लिंक नहीं है, यानी कि वो बोथ क्या है, इंडिपेंडेंट है, तो ये एक दूसरे से इफेक्ट नहीं कर रहे, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये हमारा जो इवेंट है ये कौन सा है, इंडिपेंडेंट इवेंट है। सेम इसी तरह से व्हेन वी टॉक अबाउट डिपेंडेंट इवेंट, वी सी that the given event are said to be dependent when the occurrences of one event changes the possibility of occurrences of any other event। अब देखिए, डिपेंडेंट इवेंट हमारे पास वो इवेंट होता है कि एक के चेंज होने की वजह से दूसरे पे क्या होता है, उसका इफेक्ट पड़ता है। तो इसके हम एग्जांपल इस तरह से लेंगे, लेट्स सपोज कि सेम उसी तरह से जैसे हमने एक रिजल्ट की बात की थी कि 17 की अगर रिजल्ट आता है वो पास आउट होता है एंड 19 ड्रॉप होता है, तो उसका उस पर इफेक्ट नहीं पड़ता। सेम अगर हम ये चीज देखें कि रोल नंबर 17 एक सब्जेक्ट में उसके क्या होते हैं, मार्क्स कम होते हैं, एंड सेकंड सब्जेक्ट में उसकी जो जीपीए है वो क्या है, 4 है। तो इस तरह से जो उसका टोटल जब रिजल्ट बनेगा तो वो क्या करेगा, इफेक्ट करेगा उसके रिजल्ट पे, क्योंकि उसका जो सेकंड सब्जेक्ट में जो उसके मार्क्स थे वो क्या थे, कम थे। तो इसको हम क्या कहेंगे, डिपेंड करता है कि एक सब्जेक्ट के मार्क्स उसके दूसरे सब्जेक्ट के मार्क्स पे क्या करेंगे, डिपेंड करेंगे। वो इस तरह से कि जब उसकी ओवरऑल सीजीपीए बनेगी तो उसके जो मार्क्स हैं वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, जीपीए उसकी कम बनेगी। तो इस तरह से क्या हो गया, इसका इफेक्ट हो गया। सेम इसी तरह से अगर हम और इसकी एग्जांपल देखें तो हम इस तरह से भी बात कर सकते हैं। लेट्स सपोज अगर हम डिमांड की बात करें, उसके साथ प्राइजेस की बात करें, तो जब क्या होती है, हमारी जो प्राइजेस हैं वो इंक्रीज होती चली जाती हैं, तो हमारी जो डिमांड है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अब देखिए ये किस पे डिपेंड कर रही है, डिमांड हमारी प्राइजेस पे डिपेंड कर रही है, तो इसको हम क्या कहते हैं, डिपेंडेंट इवेंट। इसको हम फर्दर इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है, यू टॉस अ कॉइन देन यू रोल अ नंबर क्यू। तो हमने क्या किया है, एक कॉइन को टॉस किया है, तो उस पे हमारा जो नंबर ऑफ जो हमारे पास रोल और नंबर आया वो क्या है, क्यूब है। आंसर इसका हम देखते हैं, द कॉइन टॉस डज नॉट इफेक्ट द रोल ऑफ अ डाइस, सो द इवेंट आर इंडिपेंडेंट। देखिए हमने क्या किया था, टॉस क्या किया था, कॉइन टॉस किया था, तो उसका एक डाइस के साथ तो कोई इफेक्ट पड़ता ही नहीं है, क्योंकि हमने तो एक कॉइन टॉस किया है। तो ये हमारा जो इवेंट होगा वो हमारे पास क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा। सेकेंड अगर हम देखें, यू रेंडमली चूज वन ऑफ 10 marbles, then you randomly choose one of the remaining 9 marbles. Answer is, there is one fewer number in the bag for the second draw, so the event are dependent. Last topic is Bayes theorem. Bayes theorem, the concept of conditional probability can be revised based on new information and to determine the probability that a particular effect was due to specific cause. The procedure of revising these probabilities is known as Bayes theorem. तो ये हमारे पास क्या होता है, पहले हमने जैसे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को डिस्कस किया था, तो जब हम उसको न्यूली इंफॉर्मेशन उसमें ऐड करेंगे या उसको रिवाइज करेंगे तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, बेस्ट थ्योरम बन जाएगा। तो इसको हम इक्वेशन इसकी देख लेते हैं, पी ए ओवर बी इक्वल टू पी ए पी इन ब्रैकेट्स बी ओवर ए फर्दर डिवाइडेड बाय समेशन के आई इक्वल टू 1 पी ब्रैकेट में ए हमारे पास आ जाएगा, देन मल्टीप्लाई बाय पी ब्रैकेट पी ओवर ए, और यहाँ पे जो हमने ये यूज किया था
आई, तो इसको हम क्या करेंगे, आई हमारे पास वैल्यूज होती है वो 1 2 3 एंड सो ऑन हमारे पास वैल्यूज होंगी आई की। इसको फर्दर हम एग्जांपल से देख लेते हैं। एग्जांपल है, इन अ बोल्ट फैक्ट्री मशीन ए बी एंड सी मैन्युफैक्चर 25, 35 and 40% of the total output respectively of their output 5, 4, 2% respectively are defective bolts। अब यहाँ पे उसने क्या बात की है कि अगर एक बोल्ट फैक्ट्री मशीन 3 है उसके पास मैन्युफैक्चरिंग में, वो क्या करे 25, 35 एंड 40% टोटल उसकी जो आउटपुट वो दे रहा है, अगर उसमें से 5, 4 और 2% जो उसके आउटपुट है या बोल्ट है वो क्या हो, डिफेक्टिव हो, अ बोल्ट इज सिलेक्टेड एट रैंडम एंड फाउंड टू बी डिफेक्टिव। तो हमने क्या किया, उसमें से रेंडमली हमने उसको सिलेक्ट करके उसमें से ये फाउंड करना है कि जो हमारे डिफेक्टिव बोल्ट है वो कौन से हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोल्ट कम फ्रॉम मशीन ए बी एंड सी। सॉल्यूशन देखते हैं। द प्री प्रोबेबिलिटीज बिफोर द इंफॉर्मेशन द बोल्ट इज डिफेक्टिव आर। अगर हम डिफेक्टिव से वो कहते हैं पहले की बात करें तो हमारे पास जो वो गिवन थी वो थी 0.25 पर हमारे पास जो फर्स्ट पी ए की वैल्यू थी, पी बी की हमारे पास वैल्यू थी 0.35 और पी सी की हमारे पास वैल्यू थी 0.40। अगर हम इसको ये भी कहें तो ये हमारा गलत नहीं होगा कि ये हमारे पास है 25%, ये हमारे पास आ जाता है 35% और ये हमारे पास होगा 40%। लेट ई रिप्रेजेंट द इवेंट दैट अ वोल्ट इज डिफेक्टिव। ये हमारे पास क्या है, वो इवेंट है जो ये शो करता है कि हमारी क्या है, बोल्ट क्या है, डिफेक्टिव है। देन द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आर, क्योंकि यहाँ पे हमने डिफेक्टिव बोल्ट का देखना है और ई इवेंट उसका चेक करना है, तो हमारे पास पी ई ओवर ए हमारे पास है 0.05, पी ई बी हमारे पास है 0.04 और पी ई सी हमारे पास है 0.02। तो फर्दर हम देखते हैं, नाउ पी ए ओवर ई इज द posterior probability that the selected defective bolt came from machine A, therefore P Bayes theorem we get। अब यहाँ पे हमने जब इसकी वैल्यूज, ये वैल्यूज आपको गिवन होंगी, तो यहाँ पे हम जब वैल्यूज पुट करेंगे, पी ए की हमारे पास क्या वैल्यू थी 0.25 और पी ई ओवर ए की हमारे पास वैल्यू थी 0.05। देन हम उसको डिवाइड कर देते हैं, पी ए को अगर हम वैल्यू देखें 0.25 थी, पी ई ओवर ए की हमारे पास वैल्यू थी 0.05 प्लस यहाँ पे हमारे पास पी बी की वैल्यू हमारे पास गिवन थी 0.35 और पी ई ओवर बी की वैल्यू थी हमारे पास 0.04 प्लस पी सी की हमारे पास वैल्यू थी 0.40 एंड 40 सॉरी 40 है और यहाँ पे हमारे पास पी ई ओवर सी की वैल्यू 0.02। तो हमने क्या किए, यहाँ पे वैल्यूज पुट किए हैं, देन हमने क्या किए 0.25 को 0.05 के साथ मल्टीप्लाई किए तो हमारे पास आंसर आ गए 0.0125। उसके बाद हमने उसको क्या किया, जब हमने 0.25 को 0.05 के साथ मल्टीप्लाई किए, देन हमने 0.35 को 0.054 के साथ मल्टीप्लाई किए, देन हमने 0.40 को 0.02 के साथ मल्टीप्लाई किए। इनके आंसर्स को हमने क्या किए, ऐड कर दिए, तो हमारे पास जो आंसर आया है वो था 0.0345। देन हमने क्या किए 0.0125 को डिवाइड कर दिए 0.0345 के साथ, तो हमारा जो आंसर आया वो है 0.360। तो ये हमारा क्या था, बेस थ्योरम था। सो thank you so much, this is our today lecture। if you have any query regarding this lecture you may ask during our LM system। stay safe, Allah Hafiz।